हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कृपया गंदा मत कीजिए। ये क्या है? एक व्यंग्य निबंध है और देवेंद्रनाथ शर्मा के द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखक ने बहुत ही प्रभावशाली व रोचक ढंग से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया है ना, बहुत प्रभावशाली, ताकि उन पर प्रभाव पड़े इस बात का। ठीक है, तो आज हम ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपसे कुछ प्रश्न कर रहे हैं, उसका आंसर आपको देना है। आप अपने आसपास किस तरह की सूचनाएं देखते हैं, है ना? कैसी सूचनाएं? स्वच्छता अभियान, उत्पादों के विभिन्न विज्ञापन, फिल्मों के विज्ञापन आदि की सूचनाएं। ठीक है, ये सूचनाएं किस माध्यम के द्वारा आप तक पहुंचती है? बताइए। पोस्टर, सूचना पत्र या पैम्फलेट के द्वारा, है ना? अब हम कुछ और प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं। आपके घर में साफ सफाई का कार्य कौन करता है? हम करते हैं या नौकर करता है? ठीक है। आपके घर के आसपास की सड़कों में गलियों की सफाई कौन करता है ना? वो कोई व्यक्ति जिसको हम मेहतर कहते हैं वो करता है। ठीक है। फिर हमें अपने घर के साथ साथ आसपास सफाई क्यों करनी चाहिए? तो घर की स्वच्छता आवश्यक है, साफ सुथरा रखने के लिए करते हैं हम। घर व वातावरण को गंदगी व बीमारी से मुक्त करने के लिए। उसके बाद घर व वातावरण को सुंदर बनाने के लिए करते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, वातावरण को स्वच्छ बनाने वाले कौन कौन से उपाय हैं? तो सबसे पहले प्लास्टिक का उपयोग बंद करना चाहिए। आसपास गंदगी व कूड़ा करकट ना डालना चाहिए, फैलाना नहीं चाहिए। आसपास पानी भी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। अब कुछ और प्रश्न हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, सरकार ने वातावरण को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? कौन सा अभियान? स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, सरकार ने स्वच्छता के लिए विभिन्न अभियान जैसे कि शौचालय का निर्माण क्यों चलाए हैं? क्यों चलाए हैं? लोगों को जागरूक करने के लिए। उसके बाद सरकार को यह कदम क्यों उठाना पड़ा? क्यों उठाना पड़ा? क्योंकि प्रदूषण कम करने के लिए व देश को बीमारी से मुक्त करने के लिए। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, स्वच्छता के प्रति सभी नागरिकों का क्या कर्तव्य है? क्या कर्तव्य है? कि घर व आसपास का वातावरण हम साफ सुथरा हमें रखना चाहिए। सरकार की इस पहल में हमें सहयोग करना चाहिए। सरकार जो है हमारे साथ मतलब एक पहल कर रही है स्वच्छता अभियान के लिए, उनके साथ हमको सहयोग करना चाहिए। अब आप लोगों को अपनी पाठ्य पुस्तक निकालना है, 78 नंबर का पेज आपको निकालना है। आज हम ये चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें वही क्वेश्चन है कि आपके घर में साफ सफाई का कार्य कौन करता है? तो हम या नौकर। ठीक है। फिर आपके घर के आसपास की सड़कों और गलियों की सफाई कभी हम भी कर लेते हैं अपने घर के आसपास की, और कभी कभी बेहतर लोग भी जो करते हैं, है ना? जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं उन्हें मेहतर बोला जाता है। आजकल हम इस शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो जो कर्मचारी है वो ही लोग करते हैं। ठीक है। अब देखिए, वैसे हमको अपने घर के आजू बाजू की सफाई खुद ही स्वयं ही कर लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम किसी व्यक्ति की का वेट करें या इंतजार करें। ठीक है। अब देखिए, आओ पढ़ें। भोपाल शहर से निकलने वाले कचरे के निपटान के लिए अनोखी पहल की गई। भोपाल में प्रतिदिन 850 टन कचरा निकलता है। इस कचरे के निपटान के लिए आदमपुर छावनी में 12 प्रोसेसिंग इकाइयां स्थापित की गई है। इनमें ट्रॉमन मशीनों की सहायता से कचरे को अलग अलग किया जाता है। कचरे से निकलने वाले कपड़ों का उपयोग रस्सी बनाने में किया जाता है। इन रस्सियों को बाजार में बेचा जाता है। रंगीन होने के कारण इनकी बाजार में मांग बढ़ी है। बाजार में पहुंचाने से पूर्व इनको अलग अलग रंगों से रंग दिया जाता है। इसी तरह प्लास्टिक की भी प्रोसेसिंग की जा रही है। गीले कचरे से खाद बनाने का संयंत्र भी स्थापित किया गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण पैरामीटर में कचरे की प्रोसेसिंग के 2 विकल्प दिए गए हैं। पहला है कचरे से बिजली बने या फिर खाद का निर्माण। इन दोनों पैरामीटरों पर काम चल रहा है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि कचरे का निपटान तो हो ही जाता है, साथ ही उनका उपयोग भी रचनात्मक कार्यों में होता है। शहर में गंदगी भी नहीं रहती और न ही कूड़े के पहाड़ बनते हैं। अब देखिए आगे क्या लिखा है, हमें एक सार्वजनिक स्थान पर मैं एक सार्वजनिक स्थान पर खड़ा हूँ। ये जो व्यक्ति है वो बोल रहा है ना। सामने लिखा है कृपया गंदा मत कीजिए। यहाँ पर सार्वजनिक यानी क्या होता है? सभी लोगों का या आम सभी के लिए उपयोग, है ना? जहाँ पर सभी खड़े हो सकते हैं, सभी के लिए वो उपयोग किया जाता है। इस आदेश निर्देश या उपदेश के साथ यदि यह भी लिखा होता कि गंदा शब्द से क्या अभिप्रेत है, अभिप्रेत यानी आशय या अर्थ, तो मुझे इसका अर्थ समझने में सहूलियत होती। शब्द और अर्थ का रात दिन विचार करते करते मुझे प्रत्येक शब्द के अर्थ में संदेह हो जाता है। ठीक है, कि ये होगा कि नहीं होगा। जो लोग धड़ल्ले से शब्दों का प्रयोग करते हैं वे सचमुच भाग्यशाली हैं।
मैं तो उपर्युक्त वाक्य को लेकर देश काल पात्र आदि की उलझन में पड़ गया हूँ। गंदा का जो अर्थ मेरी दृष्टि में है वही बहुतों की दृष्टि में नहीं है। मैं मिट्टी के स्पर्श से बचना चाहता हूँ क्योंकि उसमें मुझे गंदगी दिखती है। कपड़े पर मिट्टी का धब्बा आंखों को खटकने लगता है क्योंकि उससे मेरी नागरिकता और सभ्यता में बट्टा लगता है। बट्टा लगना मतलब कलंक या नुकसान या कमी। किंतु ऐसे करोड़ों लोग हैं जिन्हें मिट्टी से इतना प्यार है कि वे उससे अलग होने की कल्पना भी नहीं कर सकते। वे तो वस्तुतः मिट्टी में ही सने रहते हैं और उन्हें मिट्टी का स्पर्श उतना ही सुखद और प्रिय लगता है जितना मुझे चंदन का। मेरी और उनकी दृष्टि में जो भेद है वह गंदगी की धारणा में भी भेद उपस्थित करता है। जो मेरी दृष्टि में गंदा है वही उनकी दृष्टि में गंदा तो नहीं है, साफ और पवित्र भी। स्वभावतः गंदा मत कीजिए। इस सूचना को पढ़कर जो प्रतिक्रिया मेरे मन में उत्पन्न होती है वही उनके मन में नहीं होती होगी, है ना। जो गंदा करते हैं उनके मन में ये प्रतिक्रिया कभी उत्पन्न नहीं होती, ठीक है। और जो अपने से साफ रखते हैं उनको लिखा भी होता है तो उससे कोई फर्क नहीं, वो अपना काम हमेशा करते हैं। इसलिए वे अपनी दृष्टि से सफाई बरतते हुए भी मेरी दृष्टि में गंदगी पैदा करते हैं। अब देखिए, एक दिन में एक लेखक बता रहे हैं, ये व्यंग है। हम पर व्यंग मतलब होता है ताने के माध्यम से कोई बात कहना। हम जब किसी व्यक्ति को कोई बात डायरेक्ट नहीं कहते, इनडायरेक्ट बोलते हैं यानी अप्रत्यक्ष रूप से, तो वो क्या कहलाता है? व्यंग कहलाता है। तो यहाँ लेखक ने किस पर व्यंग किया है? समाज के लोगों पर, जो हमारे समाज को और वातावरण को क्या करते हैं? गंदा करते हैं। ऐसे लोगों पर व्यंग किया है, ठीक है। अब आगे क्या बोलते हैं वो देखिए। एक दिन मैं कहीं जा रहा था, स्टेशन पर पहुंचा तो मालूम हुआ कि गाड़ी आधा घंटा लेट है। लाचार प्लेटफॉर्म पर टहलने लगा। थोड़ी दूर पर एक सज्जन अपने बिस्तर पर बैठे थे। देखने में देहात के रहने वाले और धनी लग रहे थे। दो आदमी उनके पास खड़े थे जिनसे वे बात कर रहे थे। प्राय प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर एक बार थूक देते थे, यानी बात करते और फिर वहीं थूक देते, जैसे थूक दिख रहा है देखिए। जब एक दिशा थूक से सरस हो गई तो दूसरी ओर मुंह करके बैठ गए, यानी कि उधर गंदा कर दिए, थूक दिए और फिर दूसरे दिशा में मुंह करके बैठ गए। पर क्रम चलता रहा और आधे घंटे के भीतर अपने आसपास की जमीन को उन्होंने तर कर दिया, यानी पूरा गंदा कर दिया। मैं उनकी इस चेष्टा को बड़े ध्यान से देखता रहा और मेरा निष्कर्ष यह रहा कि वह शक्ति व्यक्ति लघु सिंचाई योजनाओं में बड़े काम का सिद्ध हो सकता है। मतलब थूक थूक कर गीला कर दिया उसको, तो सिंचाई मतलब ऐसा कर दिया, मान लो सिंचाई करी किसी खेत में। जिस अनुद्विग्न भाव से आसपास की जमीन को सरलता प्रदान कर रहे थे, उसे देखकर मैं उद्विग्न यानी परेशान या चिंतित हो रहा था। अपने जानते हुए कोई ऐसा काम नहीं कर रहे थे जो गंदा कहला सके, यानी उनको ऐसा लग रहा था कि मैं कोई गंदा काम नहीं कर रहा हूँ। ये उनके जीवन का सहज क्रम था, यानी हमेशा वो ऐसा करते थे। उनके थूक में रंगीनी नहीं थी, अर्थात वे तांबुल सेवी नहीं, तांबुल सेवी यानी पान खाने वाले, तंबाकू सेवी थे। मैंने तंबाकू खाया और बार बार ऐसे लोगों को क्या होता है? थूकना पड़ता है। तांबुल सेवियों की छाप तो और भी गहरी होती है और मुझे बहुत कम तांबुल सेवी ऐसे मिले जो पीक फेंकते समय स्थान का विचार करते हैं। यूँ सामान्यतः तंबाकू खाने वालों की अपेक्षा पान खाने वाले अधिक संपन्न और सभ्य भी समझे जाते हैं। अब देखिए, यानी कि पान खाने वाले तो कम भी थूकते हैं, लेकिन तंबाकू खाने वाले जो है ज्यादा थूकते हैं, इसलिए ऐसा कहा गया। व्यसनों में भी वर्ग भावना है। व्यसन यानी नशा या बुरी आदत, है ना। बीड़ी पीने की अपेक्षा सिगरेट पीना अधिक अभिजात्य का सूचक। अभिजात्य यानी अच्छे कुल का, मतलब अच्छे लोग सिगरेट पीते हैं और जो निम्न कुल के रहते हैं वो क्या पीते हैं? बीड़ी पीते हैं, ऐसा भी कहा गया। जिनसे पीने वाले का सामाजिक स्तर निर्धारित होता है। तो सामाजिक स्तर में चाहे जो भी भेद हो, गंदगी फैलाने में सब समान है ना, अच्छे कुल में। हाँ, अब उसके बाद देखिए आगे। सच पूछिए तो सफाई और गंदगी का संबंध सामाजिक स्तर से उतना नहीं है जितना व्यक्तिगत संस्कार से। कहीं तो ये संस्कार सहज होता है और कहीं सायास अर्जित। सायास यानी प्रयत्नपूर्वक या पाश्चात्य सायास यानी प्रयत्नपूर्वक। उसके बाद पाश्चात्य यानी पश्चिम देशों में सफाई की भावना जितनी व्यापक है यानी फैली हुई है, गंदगी की भावना उतनी ही हमारे यहाँ है ना। बाहर के जो देश है वो अच्छे स्वच्छ है, लेकिन हमारा भारत जो है गंदा है। पश्चिम के लोग जन्मना स्वच्छता प्रेमी है, ऐसा नहीं माना जा सकता, किंतु सामाजिकता से प्रेरित होकर उन्होंने स्वच्छता का अपने भीतर विकास कर लिया है। तभी तो पूरा का पूरा देश स्वच्छ दिखता है।
हमारे यहाँ एक को गंदगी लगाते देख दूसरे को भी गंदगी लगाने की प्रेरणा मिलती है। यानी एक ने गंदा किया तो दूसरा कहता है जब उसने किया तो मैं भी क्यों ना करूंगा, है ना। तो इस प्रकार हम अच्छी आदत नहीं सीखते, क्या सीखते, बुरी आदतें सीख जाते हैं। हमारे यहाँ एक को गंदगी लगाते देख दूसरे को भी गंदगी लगाने की प्रेरणा मिलती है। हमारी ये धारणा भी है कि हमारा काम गंदा करना है और साफ करना नगर पालिका का। हम लोग इसलिए भी करते हैं, जैसे देखिए बैठिए, एक सिगरेट पी रहा है, दूसरा चुपचाप बैठा है, कुछ दिनों में वो भी आदत सीख जाएगा, है ना। और हम सोचते हैं ये सब काम किसका है, नगर पालिका के कर्मचारी का। हम भूल जाते हैं कि जहाँ हर आदमी गंदा करने को कटिबद्ध यानी कि पूरी तरह से तैयार है, कटिबद्ध यानी तैयार है, वहाँ एक नगर पालिका कितनी सफाई रख सकती है ना। अब यहाँ पर देखिए नगर पालिका, प्रत्येक शहर में नगर पालिका होती है जो शहर की साफ सफाई का ध्यान रखती है। और गाँव में क्या होती है, ग्राम पंचायत, है ना। जो नगर में नगर पालिका होती है शहर में, तो वही गाँव में ग्राम पंचायत कहलाती है। संस्कार की बात याद आने पर एक बीती बात याद आ गई। मैं विदेश में था तो मेरे एक मित्र भी इसी फ्लैट में दूसरे कमरे में रहते थे। फुर्सत रहने पर अक्सर वे मेरे बैठक खाने में आ जाते और गप का सिलसिला चल पड़ता। वे सिगरेट के शौकीन थे, ये चित्र बताया गया देखिए। साथ ही बड़े शिष्ट शब्द, वहाँ की सफाई से बड़े प्रभावित भी थे और हमेशा उनकी प्रशंसा करते थे। यानी दूसरों की तारीफ कर रहे हैं कि कितना अच्छा साफ सफाई से रखते हैं, खुद क्या कर रहे हैं, गंदा करते हैं, है ना। अब देखिए उनके बैठक खाने में आते ही एस्ट्रे यानी कि राख खानी भस्मदानी, जो सिगरेट पी के जो राख गिरती है उसको रखने का ये बर्तन जो बोलते हैं ना, परंतु भूलकर भी वे राख एस्ट्रे में नहीं पड़ने देते। अंग्रेजों की सफाई की तारीफ करते जाते और सिगरेट की राख से काली से रंग भर जाते, यानी कि वो उस जिसमें डालना चाहिए उसमें नहीं डालते थे, बाहर डाल देते और अंग्रेजों की सफाई के लिए उन्हें तारीफ करते थे, उनकी तारीफ करते थे। उनके जाने के बाद कालीन साफ करना मेरी पत्नी अनिवार्य करता हुआ करता, यानी वो मेरी पत्नी क्या करती, उनके जाने के बाद वो कालीन को साफ करती। आपने अक्सर, अब देखिए दूसरी और एक घटना बता रहे हैं, आपने अक्सर रेलगाड़ी के प्रथम श्रेणी के डब्बों में मूंगफली के छिलके या वैसे ही अजीबोगरीब चीजें बिखरी देखी होगी। प्रथम श्रेणी के यात्री संपन्न तो होते ही हैं, सुरुचि संपन्न भी होने चाहिए, पर उनकी सुरुचि संपन्नता का सम्मान मूंगफली के छिलकों से कैसे बैठाया जाए। इसलिए गंदगी का सम्मान गरीबी या अशिक्षा से मानना संगत नहीं है कि गरीबी लोग गंदा करते हैं कि अमीरी लोग या कोई शिक्षित लोग अशिक्षित, शिक्षित लोग भी ऐसा काम करते हैं। तो क्या बोला गया आगे देखिए, मुझे घूरने फिरने के अवसर काफी मिलते हैं, यानी मैं किसी को ऐसा गंदा करते देखता हूँ, लेखक कहते हैं तो मैं उसे घूरता जरूर हूँ, यानी कि गुस्से से देखता हूँ। स्वदेश में भी विदेश में भी और चिंतन का दुराभ्यास यानी बुरा अभ्यास, बुरी आदत, प्रायः कुछ न कुछ सोचता विचारता रहता हूँ। भारत में भावनात्मक एकता के प्रश्न पर मैंने कई दृष्टियों से सोचा है। धर्म भावनात्मक एकता का आधार नहीं बन सका, यह तो प्रत्यक्ष ही है। उसके चलते देश के दो टुकड़े हो गए, यानी जातियों के कारण, धर्म के कारण लड़ाई हो जाती है ना। जातियां अलगाव का समर्थ साधन रही है। भाषा को लेकर जो तू मैं मची हुई है वह कहने की चीज नहीं है। वेशभूषा, रहन सहन, खान पान में पर्याप्त अंतर है। फिर भावात्मक एकता का आधार क्या हो, और तब मुझे दो ही आधार दिखाई देते हैं, गंदगी और गरीबी। और किसी आधार पर भारत की भावात्मक एकता संभव हो या न हो, इन दोनों आधारों पर वह संभव हो जाती है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक और असम से गुजरात तक आप एक जैसी गरीबी और गंदगी देखेंगे, यानी गरीबी भी है और गंदगी भी है ना। अब यहाँ पर देखिए बॉक्स में क्या लिखा देखते हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, असम से गुजरात तक भारत का विस्तार है। पता लगाइए कि कन्याकुमारी से कश्मीर की दूरी कितनी है ना, ये हम पता लगा सकते हैं सर्च करके। इसी तरह असम से गुजरात की दूरी का भी पता लगाना है आपको, ठीक है। अब देखेंगे आगे हम, मैं जब कहीं कोई सूचना देखता हूँ तो उससे मेरे मन में एक ही प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है और वह है मनोविनोद। मनोविनोद यानी मनोरंजन या मन का बहलाव। सूचना को लिखने लिखाने में निश्चय ही काफी पैसे लगते होंगे और उपयोग उससे सिद्ध होते शायद ही कभी नहीं दिखाई देता, यानी कि कितने पैसे हम खर्च करते हैं पैम्पलेट बनाने में, सूचना लिखने में कि कृपया यहाँ गंदा मत कीजिए, परंतु कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं देता, बस पढ़ लेते हैं और उस पर अमल नहीं करते। सूचना को लिखने लिखाने में निश्चय ही काफी पैसे लगते होंगे और उपयोग उससे सिद्ध होते शायद ही कभी दिखाई दिया हो। संभव है यह मेरी दृष्टि का दोष हो, यो भी दृष्टि मेरी बहुत अच्छी नहीं है। चश्मा लगाता हूँ किंतु केवल दृष्टि दोष ही है, ऐसा मेरा अनुभव मानने को तैयार नहीं है।
कृपया गंदा मत कीजिए। यह वाक्य जिसने लिखा या यूं कहिए लिखवाया, उसकी धारणा गंदगी के विषय में धूमिल होने पर भी अवांछनीय नहीं थी। धूमिल यानी अस्पष्ट या मटमैला, और अवांछनीय यानी अप्रिय, है ना, नहीं थी। जो जैसे मैंने कहा कि गंदगी का ना तो कोई एक रूप है, ना ही एक स्तर और ना ही एक कारण, फिर भी औचित्य बोध के समान अनौचित्य बोध का भी एक सामान्य स्तर हुआ करता है। वही स्थिति गंदगी की भी है। जिस स्थान पर खड़ा होने में मुझे या कुछ लोगों को जुगुप्सा होती है, जुगुप्सा यानी घृणा, ठीक है, यह एक रस भी है, वही बहुत सारे लोग इत्मीनान से बैठकर क्लब का आनंद उठाते हैं। इत्मीनान यानी शांति से, और रात को बिस्तर लगाकर शांति और चैन की नींद सोते हैं। कलकत्ता या बंबई जैसे नगरों में अगणित, जिसकी गणना नहीं की जा सकती, है ना, लोगों का निवास स्थान फुटपाथ पर है, रास्ते पे, है ना, जिनकी खुशबू और स्वच्छता से हम भी अपरिचित नहीं हैं। उनके लिए कृपया गंदा मत कीजिए का अर्थ वही नहीं है जो मेरे लिए है। तब मैं यह तय नहीं कर पाता कि इस निर्देश को आग्रह मानूं या व्यंग। यानी हम बताया गया है इस चैप्टर के माध्यम से कि गंदा मत कीजिए लिख तो दिया जाता है, पर उस पर अमल नहीं किया जाता। तो लोगों को इस चैप्टर के माध्यम से समाज के लोगों को पर व्यंग किया गया है, या उनको बताया गया है कि जब लिखा है तो मतलब हमको उस पर अमल भी करना है और हमें गंदगी नहीं करनी है। अब देखेंगे हम देवेंद्रनाथ शर्मा जी का जीवन परिचय। तो देखिए, देवेंद्रनाथ शर्मा जी का जन्म 1918 में हुआ। वे हिंदी साहित्य के एक निपुण निबंधकार हैं और सफल लेखक माने जाते हैं। वे पटना विश्वविद्यालय और दरभंगा, ये दरभंगा कहाँ, बिहार में, संस्कृत विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे। उन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए कई देशों की यात्राएं की। उन्होंने भारत सरकार और बिहार सरकार के कई महत्वपूर्ण विभागों के लिए अपनी सेवाएं दी। उनकी प्रमुख कृतियां हैं राष्ट्रभाषा हिंदी, है ना, समस्याएं और समाधान, पारिजात मंजरी, शाहजहां के आंसू, आईना बोल उठा, खट्टा मीठा आदि है। उन्हें सुब्रमण्यम भारती पुरस्कार, वरिष्ठ हिंदी सेवी पुरस्कार आदि सम्मानों से नवाजा गया था। वो 1991 में उनका निधन हो गया। तो ये चैप्टर आप लोग समझ गए होंगे, और आपको भी अमल करना है कि हमें गंदगी ना खुद करना चाहिए, ना ही दूसरे को दूसरे को करने से भी हमें रोकना चाहिए। तो आज आपके लिए होमवर्क में है, इस चैप्टर को एक बार फिर से पढ़ेंगे, जितने कठिन शब्द आए उसे लिखेंगे, और जीवन परिचय है जो पॉइंट बना के लिखेंगे आप लोग, और साथ ही साथ एक पोस्टर आपको स्वच्छता अभियान पर भी बनाना है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद बच्चों।